हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जस्ट 1 मिनट लगता है ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत तो जानते हैं आप सब, हाजी मस्तान से हुई, जिसको आप सुल्तान मिर्जा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये कहानी बहुत पीछे जाती है 1926 में। मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म 1 मार्च 1926 में तमिलनाडु के पनानकुलल गांव में हुआ था। मस्तान के पिताजी बहुत ही मेहनती लेकिन तंग हाल किसान थे। मेहनत बहुत करते थे लेकिन घर में रोजी रोटी नहीं चला पा रहे थे, इसलिए वो अपने परिवार सहित मुंबई शिफ्ट हो गए 1934 में। और बहुत सारे धंधों में उनने हाथ आजमाया। बाद में हार कर क्रोफोर्ड मार्केट में एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान खोली, जिसमें वो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का पंचर बनाते थे। सुबह से लेके रात तक बाप और बेटा दोनों पंचर बनाया करते थे और सोचिए सिर्फ 5 रुपए कमा पाते थे, जिससे मस्तान को बहुत जल्दी पता चल गया है कि इसमें भी उनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ अलग तो हमें करना ही पड़ेगा। को काम खत्म करके मस्तान अपनी दुकान से अपनी बस्ती की ओर जाया करता था। तो रास्ते में ग्रांड रोड में एल्फ्रेड और नोबिलिटी नाम के 2 थिएटर पड़ते थे। वहां पर रईस लोग चमचमाती गाड़ियों में आया करते थे मूवी देखने। मस्तान हमेशा उनकी गाड़ियों को रुक कर देखता था, हमेशा अमीरों के बंगलों को रुक कर देखता था और उसके बाद अपने फटे हुए कपड़े और गंदे सने हाथ से पैर देखता था कि क्या ये सब मेरे पास कभी हो पाएगा। लेकिन वो तो बेहुनर और अनपढ़ था, तो वो यही सोच के मन मार लेता था कि मेरे पास तो ये सब कभी नहीं हो पाएगा, मैं बस अपना जीवन यापन ही कर लूं तो ही बहुत है। बस मेरा इतने में ही काम चलता रहा कि मैं अपने परिवार को खिला पिला लूं, उससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मस्तान 18 साल का हुआ तो उसने सोचा कि ये पंचर बनाने वाला धंधा वो बंद कर देगा और किसी और धंधे में हाथ आजमाएगा। जब वो 18 का हुआ तो उसके पापा ने उसको बहुत अच्छी पढ़ाई कराई, मतलब बहुत अच्छी सीख दी थी उसके पापा ने। वो बहुत मजहबी सोच के आदमी थे कि हमें कभी किसी का गलत नहीं करना, कभी चोरी चमारी में नहीं पड़ना, कभी गलत धंधों में नहीं पड़ना। तो फिर वो पापा से रिक्वेस्ट करके उसने बंदरगाह ज्वाइन कर लिया और एक कुली के रूप में नौकरी करने लगा। 1944 में मस्तान ने एक कुली के रूप में बम्बई के बंदरगाह में शामिल हुआ। उसका काम दुबई, हांगकांग और दूसरे शहरों से आने वाले जहाजों से भारी भरकम बक्से और कंटेनर उतारना था। बम्बई उस वक्त इतना बड़ा बंदरगाह नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ काफी हलचल थी और काफी बढ़िया माहौल हुआ करता था। जब 1947 में हिंदुस्तान ने आजादी घोषित की, तब मस्तान बम्बई के मझगांव बंदरगाह पर कुली के रूप में अपने 3 साल पूरे कर रहा था। उन 3 साल में मस्तान ने ये सीखा कि अंग्रेज बाहर से आने वाले माल पर सीमा शुल्क वसूल करते हैं और अगर इस सीमा शुल्क को बचाया जा सके तो अच्छी खासी रकम बनाई जा सकती है। उस जमाने में मुंबई में फिलिप्स ट्रांजिस्टर और विदेशी घड़ियां बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। तो ऐसे आप देख रहे हैं बंदे के दिमाग में धीरे धीरे स्मगलिंग जैसा भूत सवार हो रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का अंडरवर्ल्ड में जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में गुंडई थी वो स्मगलिंग की थी, ना ही मारकाट की थी, ना ही मर्डर और एक्सटॉर्शन की थी। मस्तान ने पाया कि अगर माल को कस्टम के मार्फत गुजरने ही न दिया जाए तो सीमा शुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होगा, और इसलिए वह इस बचत का लाभ सीधे मालिक का कस्टमर को दे देगा, जिससे मालिक को कस्टमर उसे कुछ पैसा तो दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए की कोई चीज आई बंदरगाह, उसमें अंग्रेज लोग 100 रुपए सीमा शुल्क वसूल लेते थे, जिसकी वजह से वो चीज 200 रुपए की हो जाती थी और मार्केट में 250 से 300 तक की बिकती थी। लेकिन अगर मस्तान वो 100 रुपए की चीज सीमा शुल्क से बचा ले गया और डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर उसे 180 में खरीद लेगा, जिससे 80 रुपए सीधे मस्तान की जेब में जाएगा, जो कि उसकी सैलरी थी उस टाइम की महीने की 50 रुपए, उससे काफी ज्यादा थी अगर एक सामान में भी 80 रुपए बचता है। और उसके लिए ये ईमानदारी का मसला ही नहीं था। उसका मानना था कि सीमा शुल्क अंग्रेजों की विरासत है और इसलिए उसे झांसा देना गलत नहीं है। मस्तान जानता था कि वह अगर किसी तरह आयात शुल्क चुकाए, ये ट्रांजिस्टर और घड़ियां आयात कर सके तो अपने लिए थोड़ा सा पैसा बचा सकता है। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब, जो कि अरब का था। इसने मस्तान का बहुत साथ दिया और उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मुंबई में अंडरवर्ल्ड स्टार्ट करवाने में। उस जमाने में स्मगलिंग अपने आप में पूर्णकालिक गतिविधि नहीं हुआ करती थी और लोगों को ये
नहीं पता था कि वे इस धंधे में भारी भरकम पैसा कमा सकते हैं। स्मगलिंग की जो गतिविधियां ले देकर थी, उनमें से बस वही अल्पकालिक लोग ही लगे हुए थे जो मुनासिब तादाद में विदेशी चीजें लाया करते थे। तब के जमाने में 6 घड़ियां, 2 सोने के बिस्किट, 4 फिलिप्स ट्रांजिस्टर जैसी चीजें हुआ करती थी। गालिब ने मस्तान को समझाया, चूंकि तुम कुली हो, जमीनी स्तर पर काम करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अपने माथे की पट्टी में सोने के कुछ बिस्किट, अपनी चड्डी में कुछ घड़ियां या अपनी पगड़ी में एक जोड़ा ट्रांजिस्टर छुपाना बहुत आसान होगा। मस्तान ने उससे पूछा, इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा? गालिब ने उसे भरपूर बख्शीश देने का वादा किया। दोनों के बीच अच्छी पटने लगी और उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। कुछ ही महीने में मस्तान ने पाया कि जो उसकी 50 रुपए की सैलरी थी वो बढ़कर अब 200 रुपए हो चुकी है। उसे गालिब के साथ काम करने में मजा आने लगा था। अब वह जल्द ही अरब के चहेते लड़के के रूप में जाना जाने लगा था। बड़ी बात यह है कि उसकी धाक के चलते और सच्चाई के चलते एक प्रभावशाली और अमीर आदमी के तौर पर उसकी एक इमेज बन रही थी और स्थानीय लोग भी उसकी साइड अट्रैक्ट हो रहे थे। ऐसे ही एक दादा और गुंडा था, शेर खान पठान, जो मझगांव बंदरगाह पर अपनी मनमानियां किया करता था। ये वो दिन थे जब बंदरगाह पर कोई भी यूनियनबाजी नहीं होती थी। जैसे आजकल हर एक चीज में यूनियन बनी हुई है, मजदूरों का हक कोई नहीं मार सकता वरना यूनियन वगैरह तुरंत आगे आ जाती है। तब कोई यूनियनबाजी नहीं होती थी। वो शेर खान पठान कुलियों से पैसा वसूलता था और जो कुली पैसा देने से मना करता था उसे पठान और पठान के आदमी पीटते थे। मस्तान यह नजारा लंबे समय से देख रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो रोज देखता था। उसने सोचा कि आखिर पठान जैसा व्यक्ति, जिसका ना तो बंदरगाह से कोई ताल्लुक है ना वो कुली है, उसे बंदरगाह पर आके जो मेहनती कुली हैं उनका पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने सोचा कि वो शेर खान पठान को सबक सिखाएगा और सारे कुलियों के लिए एक मिसाल बनेगा। मस्तान ने कुछ और हट्टे कट्टे लोगों को इकट्ठा किया, उनके साथ बैठा और उन्हें समझाया कि शेर खान पठान भी उनके जैसा है तो एक इंसानी ना। अगर शेर खान उन्हें अपने हाथों से पीट सकता है तो वो भी उसे पीट सकते हैं। उनके भी मेहनत वाले हाथ हैं, कुलियों के हाथ हैं। तो अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो शेर खान को हरा सकते हैं एकजुट होकर। अगले शुक्रवार को जब पठान अपनी वसूली के साप्ताहिक दौर पर आया तो उसने देखा उस लंबी कतार में 10 व्यक्ति मौजूद ही नहीं थे। इसके पहले कि वो हालात को भांप पाता, लगभग 10 लोग, जिसमें से मस्तान भी था और बाकी आदमियों ने पठान और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। पठान के पास अपना रामपुरी चाकू था और कुछ डंडे थे, जबकि मस्तान के आदमियों के पास छड़ी थी और लाठियां थी। पठान के साथ सिर्फ 4 आदमी थे, मस्तान के साथ 10 आदमी थे। पठान के लोगों और मस्तान के लोगों में अच्छी खासी मारपीट चली और उसके बाद कहाँ 4 कहाँ 10 लोग, शेर खान पठान के आदमी मार खा के वहां से भाग गए। इसके बाद उसकी ख्याति और बढ़ने लगी। सारे कुली लोग और मानने लगे क्योंकि अब उनका पैसा बचेगा ना, वो जबरन वसूली करता था। इस घटना के बाद गालिब के मन में बहुत एक इज्जत बढ़ गई मस्तान के लिए और उसने कह दिया कि अब से तुम मेरे 10% के पार्टनर हो। मतलब मेरा जितना मुनाफा होगा अब तुम उसका 10% तुम रखोगे। जल्द ही 1952 में बंबई प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने राज्य में शराब और दूसरी नशे की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन प्रतिबंधों के आने से माफियाओं के लिए तो भाई बल्ले बल्ले हो गई। जब किसी चीज में प्रतिबंध लगेगा, बैन लगेगा, तो फिर उसकी स्मगलिंग होगी। और अब तो शराब, सिगरेट, गुटखा, इसमें बैन लगा दिया गया था। अब तो इन सब स्मगलर्स की बल्ले बल्ले 100 रुपए की शराब 1000 में भी बिकेगी, होता ही है। तो फिर अब यही समय था जब गालिब और मस्तान शिखर पर पहुंचे। जैसे ही बैन लागू हुआ उसके कुछ ही महीने के भीतर उन पर दौलत बरसने लगी। मस्तान ने अपने लिए एक साइकिल खरीद ली। जल्दी उसने अपना एक निजी मकान खरीदने का बंदोबस्त कर लिया। 50 के दशक के शुरुआती साल में वह कुलियों का नेता बन गया, लेकिन उसकी मौज मस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी। गालिब तस्करी और शुल्क चुराने के जुर्म में पुलिस और कस्टम के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मस्तान के कामयाबी के सपने बीच में ही टूट गए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।